तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर 7 की रीडिंग करेंगे जो कि हमारा है गेटिंग टू नो प्लांट्स और साथ ही आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। और यार दोस्तों आज मेरा गला थोड़ा सा खराब है, इसलिए एक आधी छोटी मोटी कोई मिस्टेक हो जाए तो मैं उसके लिए आपसे पहले ही सॉरी बोलता हूँ। साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे पिछले चैप्टर्स की वीडियो को नहीं देखा तो आप उन्हें जाकर जरूर से देख लेना, मैंने उन्हें भी आपको बहुत डिटेल के अंदर समझा रखा है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले देखने को मिले और आप एक सक्सेसफुल पर्सन बने तो आप जल्दी से इस वीडियो के नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए और दोस्तों साथ ही आप दबा लीजिए इस बेल आइकन को, जिससे हम आप सभी के लिए जो भी नई वीडियो लेकर आए वह सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। सो नमस्ते फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बापू क्लासेस। सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। तो बच्चों हमारा चैप्टर 7 है गेटिंग टू नो प्लांट्स, मतलब कि प्लांट्स के बारे में जानना। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम वेरी बिग, while some are just patches of green on the soil. Some have green leaves while some other have reddish ones. Some have huge red flowers, some have teeny blue ones, while some have none. Do you see a variety of plants exist all around us, near our home, in the school ground, on the way to the school, in the park and garden? Is not it? तो दोस्तों इसके अंदर हमें ये बात समझाना चाहता है कि जब कभी हम अपने घर से बाहर जाते हैं, जैसे अपने स्कूल में जाते हैं, कहीं गार्डन में जाते हैं या फिर अपने घर पे आते हैं स्कूल से, तो हम प्लांट्स की बहुत सारी वैरायटी देखते हैं। तो हम उनमें देखते हैं कि हमारे कुछ प्लांट्स तो बहुत बड़े हैं, कुछ थोड़े छोटे हैं। ऐसे कुछ प्लांट्स हमारे इतने छोटे हैं कि वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए हैं। ऐसे दोस्तों हमारे कुछ प्लांट्स की जो पत्तियां हैं वो ग्रीन है, कुछ की पत्तियां लाल हैं। ऐसे किसी प्लांट के ऊपर हमारे रेड फ्लावर आते हैं, किसी के ऊपर ब्लू आते हैं, किसी के ऊपर फ्लावर आते ही नहीं और किसी के ऊपर बहुत बड़े फ्लावर आते हैं। तो चलिए अब आगे स्टडी कर लेते हैं। Let us get to know different parts of any plant. This will help us understand the difference between plants of different kind. Can you label the stem, branch, roots, leaf, fruits of the plant shown in figure 7.1? Color the parts of the plant. तो दोस्तों इसके अंदर हमें ये चीज़ बोलता है कि आप जो हमारे पास ये प्लांट गिवन है इसके डिफरेंट पार्ट्स को लेबल कर सकते हैं और साथ ही दोस्तों ये हमारी हेल्प करेगा अलग अलग प्लांट्स के अंदर हमारा डिफरेंस करने के अंदर। तो चलिए इसे लेबल कर लेते हैं। तो ये तो हमारी रूट्स हो गई और ये दोस्तों हमारा स्टेम हो गया, ये हमारी लीव्स हो गई, ये हमारे फ्रूट्स हैं। बट अब ये फ्रूट्स बने नहीं हैं, जब ये मैच्योर होंगे तो हमारे फ्रूट्स बन जाएंगे। ऐसे दोस्तों ये हमारे फ्लावर्स हैं। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज। तो चलिए इसे भी डिस्कस करेंगे, बट आप उससे पहले इस पिक्चर को देख लीजिए। इसके अंदर हमें दिखाया गया है कि हम डिफरेंट काइंड से अपने प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो चलिए अब इस टॉपिक को स्टडी करते हैं। तो बच्चों इसके लिए हमारे पास एक्टिविटी 1 गिवन है। लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू, प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज एंड प्लांट्स विच आर टॉलर देन यू। Feel their stem and try to bend them gently to see if they are tender or hard. Take care that the stem does not break. Hug the plant to see how thick their stem are. तो दोस्तों इसके अंदर हमें यही चीज़ बोलता है कि आप एक काम कीजिए कि आप अलग अलग प्लांट्स की स्टेम को देखिए। सबसे पहले तो आप उस प्लांट की स्टेम को देखिए जो आपसे छोटे हैं, उसके बाद आप उस प्लांट की स्टेम को देखिए जो आपके साइज के हैं, उसके बाद आप उस प्लांट की स्टेम को देखिए जो आपसे बड़े प्लांट्स हैं। और दोस्तों फिर आप उनकी स्टेम को फील करिए, उन्हें थोड़ा मोड़ कर कि ये टेंडर है या फिर हार्ड है। और दोस्तों आपको एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब आप उनकी ब्रांचेज या फिर उनकी स्टेम को मोड़े तो आपको उसे तोड़ना नहीं है। और दोस्तों आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप अलग अलग स्टेम को हग करके देख सकते हैं कि कौन सी स्टेम कितनी थिक और कितनी थिन है। तो चलिए अब हमारे पास टेबल 7.1 गिवन है, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों इस टेबल के अंदर में कुछ प्लांट्स बताए गए हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स दिखाए गए हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे टमाटो गिवन है, तो इसकी जो हाइट होती है वो हमारी छोटी होती है, हमें पता ही है, और जो इसका कलर होता है वो ग्रीन होता है। ऐसे दोस्तों ये हमारा टेंडर भी होता है। टेंडर मतलब दोस्तों ये सॉफ्टली होता है मुड़ने के अंदर, मतलब कि कोई हार्ड वगैरह नहीं होता। ऐसे दोस्तों यहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स गिवन है, तो आप उन्हें स्टडी कर लेना। तो चलिए अब आगे स्टडी कर लेते हैं। वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट्स क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप टू द स्टेम।
तो दोस्तों इसके अंदर हमें ये चीज़ बोलता है कि हमें इस चीज़ के ऊपर भी नोटिस करने की ज़रूरत है कि हमारे कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो तने होते हैं वो तो नीचे से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जिनके तने होते हैं वो ऊपर से ही निकलते हैं, मतलब कि नीचे से स्टार्ट नहीं होते। तो चलिए अब इसे आगे स्टडी कर लेते हैं। We will now group all the plants we observe in table 7.1. Some example are shown. You can fill the column 1, 2 and 3 for many more plants. Fill column 4 later after studying this session. तो दोस्तों इसके अंदर हमें यही बात बोलता है कि जो हमारी टेबल है उसके अंदर कुछ एम्प्टी कॉलम्स हैं, तो आप उनमें से कुछ को तो भर लीजिए, बट जो हमारा कॉलम नंबर 4 है आप उसे अभी मत भरिएगा, क्योंकि हम उसके बाद आगे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। उन टॉपिक्स को डिस्कस करने के बाद ही आप उस कॉलम को भरिएगा। तो इसके लिए हमारे पास कुछ सजेशंस भी गिवन है, तो चलिए सजेशंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। Student can work in groups of 4-5 so that a minimum number of plants are harmed and damaged. तो दोस्तों इसके अंदर हम सजेशन देते हुए ये बोलता है कि आप 4-5 बच्चे मिलकर इकट्ठे काम करना प्लांट्स के ऊपर, क्योंकि अगर अलग अलग बच्चे अलग अलग काम करेंगे तो ज़्यादा प्लांट्स के ऊपर नुकसान पहुंचेगा, तो हमें वो नहीं करना है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। You may also use weeds with soft stems for the activity. Do you know what weeds are? In crop field, lawns or in pots, often some unwanted plants or weeds start growing. Have you seen farmers removing these weeds from their fields? Based on these characteristics, most plants can be classified into 3 categories: herbs, shrubs and trees. An example of each in shows in figure 7.3. तो दोस्तों उसके बाद हमें बोलता है कि आप एक काम और कर सकते हैं कि जो हमारे खेतों के अंदर थोड़ा अड़ंगा वगैरह हो जाता है ना, हम उसे वीड बोलते हैं, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ को स्टडी करने के लिए। और दोस्तों यहाँ पे हमारे पास अलग अलग प्लांट्स अलग अलग टाइप के अंदर डिफ़ाइन किए गए हैं, जैसे उनको हम हर्ब्स भी बोलते हैं, शब्स भी बोलते हैं और ट्री भी बोलते हैं। तो उसके हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए गए हैं। तो ये तो हमारे पास है हर्ब्स, तो आप इसकी पिक्चर को ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं। और ये है दोस्तों हमारे पास शब्स, तो आप इसको भी ध्यान से देख लीजिए, मतलब कि इसका स्टेम यहाँ पर है, इसकी लीव्स यहाँ पर हैं। और उसके बाद दोस्तों हमारे पास गिवन है ये ट्रीज़, तो आपको ट्री तो आपने बहुत सारे लोगों ने देखा ही होगा। तो चलिए अब आगे स्टडी करके देखते हैं इनसे हमें क्या चीज़ डिफाइन करना चाहता है। Plants with green and tender stems are called herbs. They are usually short and may not have many branches. तो दोस्तों इसके अंदर में ये चीज़ बोलता है कि जो हमारे हर्ब्स प्लांट होते हैं ना, उनकी जो हमारी स्टेम यानी तना होता है वो ज़्यादातर ग्रीन होता है और वो टेंडर मतलब कि थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होता है, हम उसे थोड़ा बहुत मोड़ तोड़ सकते हैं। ऐसे दोस्तों जो उनकी ब्रांचेज होती हैं वो ज़्यादातर नहीं होती हैं, मतलब कि थोड़ी कम सी ब्रांचेज होती हैं। Some plants developed branches near base of stem. The stem is hard but not very thick. Such plants are called shrubs. तो दोस्तों इसके अंदर में ये चीज़ बोलता है कि जो हमारे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी ब्रांचेस नीचे से निकलना ही स्टार्ट हो जाती हैं, साथ में जो उनकी स्टेम होती है वो थोड़ी हार्ड होती है पर वो ज़्यादा थिक नहीं होती, तो उन प्लांट्स को हम अपना shrubs बोलते हैं। Some plants are very tall and have hard and thick stem. The stem have branches in the upper part much above the ground. Such plants are called trees. तो दोस्तों इसके अंदर में यही बात बोलता है कि हमारे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी टहनियाँ ऊपर से निकलना स्टार्ट होती है, उनकी ये चीज़ है ना जो स्टेम, ये भी हमारी बहुत थिक होती है, तो वैसे प्लांट्स को हम अपना ट्रीज़ बोलते हैं। Based on above characteristics, can you now classify the plant listed by you and complete column 4 in table 7.1? तो दोस्तों इस सभी चीज़ों को स्टडी करने के बाद अब आप कॉलम 4 को इजीली फिल कर सकते हैं अपनी टेबल 7.1 के अंदर। तो आप जाइए और जल्दी से उस टेबल को फिल कीजिए। तो चलिए अब आगे स्टडी करके देखते हैं। तो पहली बोलती है, पहली वंडर्स व्हाट काइंड ऑफ स्टेम the money plant, beanstalk, ground plants and grape vines have. Do observe some of these plants. How are these different from a herb, a shrub or a tree? Why do you think some of them need support to climb upward? तो दोस्तों इसके अंदर हमें यही बात बोलता है कि पहली आप सभी से पूछना चाहती है कि हमारे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो थोड़े बेल टाइप में होते हैं, उन्हें दूसरे किसी प्लांट्स की सहायता की ज़रूरत होती है ऊपर चढ़ने के लिए, तो हम वैसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास यहाँ पर गिवन है, तो चलिए इसके लिए इसे स्टडी कर लेते हैं। प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स, while those have take sport and climb up are called climbers. These are different from herbs, shrubs and trees. तो दोस्तों इसके अंदर हमें यही चीज़ बोलता है कि जो हमारे प्लांट्स
की जो स्टेम होती है वो ज़्यादा हार्ड नहीं हो पाती और वो ऊपर किसी के ऊपर नहीं चढ़ पाते और वो ज़मीन में ही फैल जाते हैं, तो हम उन्हें क्रीपर्स बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। ऐसे ही दोस्तों हमारे जो प्लांट्स किसी दूसरे प्लांट का सहारा लेकर उसके ऊपर चढ़ते हैं, जो कि हमारी बेलें होती हैं, हम उन्हें क्लाइंबर बोलते हैं। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें हमारी हर्ब, शब्स और ट्री से बिल्कुल अलग होती हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। Perhaps there are some plants in your school or at home that you take care of. Write down the names of any two trees, shrubs, herbs or creepers growing in your house or school. तो दोस्तों अब आपको इसमें बोलता है कि आप अपने आसपास बहुत सारे क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, हर्ब, शब्स, ट्रीज को देखते हो, तो आप उनमें से कुछ के नाम यहाँ पर लिख दीजिए। तो आप लिख दीजिएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेम, मतलब कि तना। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर पार्ट्स ब्रोन बाय द स्टेम। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। व्हाट डू यू फाइंड? स्टेम बियर लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। तो दोस्तों इसके अंदर हमें यही बोलता है कि आप अलग अलग प्लांट्स के तनों को देखिए तो आप क्या पाएंगे कि जो हमारे तने होते हैं उनसे बर्ड भी निकलती है, साथ में दोस्तों उनसे टहनियाँ भी निकलती हैं, साथ में उन्हीं से हमारे फ्लावर भी निकलते हैं, साथ में दोस्तों उन्हीं से हमारे फ्रूट भी निकलते हैं, साथ में दोस्तों उन्हीं से हमारी बहुत सारी टहनियाँ भी निकलती हैं, उनको पत्ते भी लगते हैं। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारी स्टेम से जुड़ी हुई होती हैं। तो चलिए इसके लिए हमारे पास एक्टिविटी 2 गिवन है, तो उसे भी स्टडी कर लेते हैं। We would require a glass, water, red blue ink and a soft stem. Pour water to fill 1/3 of the glass. Add a few drops of red blue ink to the water. Cut the base of the stem and put it in the glass as shown in figure 7.6. तो दोस्तों इस एक्टिविटी के अंदर हमें बोलता है कि आप एक काम कीजिए, एक गिलास लीजिए, उसके अंदर पहले थोड़ा पानी डाल दीजिए, फिर साथ में आपने जो रेड और ब्लू इंक ली थी वो भी उसके अंदर डाल दीजिए थोड़ी बहुत, जिससे कि उसका कलर पानी का चेंज हो जाए। और फिर एक स्टेम लीजिए, उस स्टेम को नीचे से काट दीजिए जैसे यहाँ पे काटी गई है, और फिर उसे उसी गिलास के अंदर डाल दीजिए। Observe the setup. Does the color appears in the stem? You will find that colors rise in the stem. If this is kept for a longer period, the color appear in the veins of leaves also. How do you think the color reach there? तो दोस्तों उसके बाद हमें बोलता है कि आप इसको कुछ दिनों तक ऑब्जर्व कीजिए, फिर आप क्या पाएंगे कि जो आपके ये इंक थी ये स्टेम के अंदर ऊपर जाना स्टार्ट हो गई। और साथ में अगर आप इसे थोड़े लंबे टाइम तक रखेंगे तो आपकी जो इंक थी, आपको लीव्स होती हैं ना, ये हमारे पत्ते होते हैं, इनकी जो ये वेन्स होती हैं, इन वेन्स के अंदर दिखाई पड़ेगी। तो बस यही चीज़ें बोलता है, तो आप इसे टेस्ट करके देख लेना। तो चलिए अब आगे देखते हैं। From this activity, we see that the stem help in upward movement of water. The water and minerals go to the leaves and other parts of attached to the stem. तो दोस्तों इससे हमें यही बात समझाना चाहता है कि जो हमारी स्टेम होती है ना, और इससे अलग अलग पार्ट्स हमारे जो अटैच होते हैं, तो यही हमारी हेल्प करती है हमारी सोइल से वाटर और मिनरल्स को लेकर उन सभी पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीफ। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज, शेप एंड कलर? तो दोस्तों इसके अंदर हमें बोलता है कि आप अपने आसपास के पत्तों को देखिए तो क्या सभी का साइज, शेप, कलर सेम है? हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम? और आप बताइए कि जो हमारे पत्ते हैं वो तने से कैसे अटैच होते हैं। द पार्ट ऑफ लीव बाय विच इट इज़ अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। तो दोस्तों जो हमारे ये पार्ट होता है ना, जो स्टेम को लीव से अटैच करता है, इसे हम पेटियोल बोलते हैं। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। ऐसे दोस्तों जो हमारे बड़ा सा ग्रीन पार्ट होता है ना लीफ का, इसे हम लैमिना बोलते हैं। The broad green part of leaf is called lamina. Can you identify these part of the leaves in plants around you? Do all the leaves have petioles? तो दोस्तों उसके बाद ये आप सभी से क्वेश्चन पूछता है कि क्या सभी लीव्स के पास पेटियोल होता है या नहीं होता है। तो आप इसके बारे में रिसर्च जरूर करना। तो चलिए अब आगे देखते हैं। Let us get to know the leaf better by taking its impressions. It is thought that leaves cannot shine. Here is an activity which will make you think again. तो दोस्तों अब हमारे पास एक एक्टिविटी और दी गई है जो कि हमारी एक्टिविटी 3 है, और इसके अंदर में बताया गया है कि हम लीफ को कैसे अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं और उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। Put a leaf under a white sheet of paper or a sheet in your notebook. Hold it in the place as shown in figure 7.9. Hold the pencil tip sideways and rub it on the portion of the paper having the leaf.
below it. Did you get an impression with some lines? Is not it? Are they similar to those on the leaf? तो दोस्तों इसके अंदर में बोलता है कि आप एक काम कीजिए, एक पत्ता लीजिए और उसके ऊपर एक पेपर रख दीजिए, फिर अपनी जो आपकी पेंसिल होती है उसको थोड़ा साइड वे में मतलब छीलने के बाद ऐसे रब कीजिए जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। तो जो हमारी लीफ का ये डिज़ाइन होगा ना, ये हमारे पेपर के ऊपर बन जाएगा और आपके यहाँ पे ड्राइंग के अंदर आपको कुछ वेन्स वगैरह मतलब कि लाइन सी दिखाई देंगी, तो आप उन्हें ऑब्जर्व करना। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। These lines on the leaf are called veins। तो दोस्तों जो हमारी ये लाइन्स होती हैं ना, हम इन्हीं को वेन्स बोलते हैं। डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ? दिस इज कॉल्ड द मिड रिब। तो दोस्तों जो हमारी लीफ के बीच में प्रोमिनेंट लाइन होती है ना, इसे हम मिड रिब बोलते हैं। The design made by veins in a leaf is called the venation. If this design is net-like on both the side of midrib, the venation is reticulate. In the leaves of grass, you might have seen that the veins are parallel to one another. This is parallel venation. Observe the venation in as many leaves as you can without removing them from the plant. Draw the pattern and write names of some plant having reticulate and parallel venation। तो बच्चों इसके अंदर हमें यही बात बोलता है कि जिस भी प्लांट्स की लीव के अंदर हमारा थोड़ा जाले टाइप में वेनेशन होगा ना, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा बहुत है, तो इसे हम बोलेंगे रेटिकुलेट वेनेशन। ऐसे दोस्तों आपने कभी अपने घास के पत्तों को देखा हो तो उसके ऊपर ऐसे सीधी सीधी वेन्स होती हैं, सीधी सीधी, तो इसे हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। तो दोस्तों आप इन दोनों को ऑब्जर्व कीजिए अपने आसपास की बहुत सारी लीव्स के ऊपर, जितने के ऊपर आप कर सकते हैं, और उनमें से कुछ प्लांट्स का नेम अपने नोटबुक के अंदर राइट डाउन कर दीजिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं। शैल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ लीफ। तो चलिए दोस्तों अब अपनी लीव्स के कुछ फंक्शंस के बारे में जानते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक्टिविटी 4 गिवन है। वी विल रिक्वायर्ड अ हर्ब टू ट्रांसपेरेंट polythene bags and thread. Do this activity during daytime on the sunny day. Use a healthy well watered plant that has been growing in the sun. Enclose a leaf branch of the plant in a polythene cover and tie its mouth as shown in figure 7.11. Tie up the mouth of another empty polythene cover and keep it also in the sun। तो दोस्तों इसके अंदर हमें बोलता है कि आप एक काम कीजिए, अपना एक हर्ब्स प्लांट लिए जो कि थोड़ा हेल्थी हो, साथ में जो उसकी एक ब्रांच लीजिए जिसके ऊपर मतलब कि भाई बहुत सारे पत्ते हों, और आपको उस प्लांट को वहाँ से उखाड़ना नहीं है, मतलब कि ज़मीन में रखना है, और साथ में उसके जो लीव्स हैं उनको आप पॉलीथीन से कवर कर दीजिए और बाद में उसके माउथ को टाइट कर दीजिए, और साथ में एक पॉलीथीन और लीजिए और उसको वैसे ही टाइट करके दोनों को सनलाइट के अंदर रख दीजिए। आफ्टर अ फ्यू हावर्स ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर। व्हाट डज यू सी? Are there any droplets of water? How do you think they got there? तो दोस्तों आप कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि जो आपने ये आपकी लीव्स थी, आपने इनको पॉलीथीन से कवर किया था, इसके जो पॉलीथीन था यहाँ पे ड्रॉपलेट्स आ गई हैं पानी की, तो ये कैसे आ गई? डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी। और आप बिल्कुल मत भूलना अपनी एक्टिविटी को पूरा करने के बाद उस पॉलीथीन बैग को हटाने के लिए। Water comes out of the leaves in the form of vapor by the process of transpiration। तो दोस्तों ये जो वाटर हमारा आया, ये ऐसे आया कि जो हमारी लीव्स थी ना, वो जब सन की लाइट में हीट हुई तो उनसे यहाँ पे क्या हुआ? ट्रांसपीरेशन। ऐसे दोस्तों हमने अपने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि एक एवापोरेशन प्रोसेस थी जिससे कि हम पानी को हीट करके उसे वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो हमारी प्रोसेस है वो है ट्रांसपीरेशन। Plants release a lot of water into the air through this process. We will learn more about this in chapter 14। तो दोस्तों जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना, वो इस ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के जरिए बहुत सारे वेपर्स को एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ देते हैं। हम इसके बारे में ज़्यादा बात अपने चैप्टर 14 के अंदर करेंगे। Why did we tie a cover around the leaves? Would we have seen the water evaporate if we had not tied a polythene cover? तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर हम यहाँ पर कोई पॉलीथीन कवर नहीं लगाते तो हमारा पानी एवापोरेट होकर ऊपर वेपर में बन के चला जाता? तो जी हाँ, चला जाता। व्हाट मेक द वाटर अपीयर ऑन द पॉलीथीन बैग? इन चैप्टर 3 वी नोटिस वाटर चेंज इनटू डिफरेंट फॉर्म इन सम ऑफ आवर एक्टिविटीज। कैन यू थिंक ऑफ दीज नेम्स द प्रोसेस दैट मेक वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द पॉलीथीन कवर?
लीव्स ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन, लेट अस स्टडी दीज। तो बच्चों इसके अंदर हमें यही बात समझाता है कि हमने अपने चैप्टर 5 में स्टडी किया था कि हम अपने पानी को अलग अलग फॉर्म्स के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी उनमें से किसी एक प्रोसेस को डिस्कस किया गया है। तो चलिए हमारी लीव्स का एक फंक्शन और होता है, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक्टिविटी 5 गिवन है। We would require a leaf, spirit, a beaker, test tube, burner, water, a watch glass and iodine solution for this activity। तो दोस्तों हमें इस एक्टिविटी को करने के लिए सबसे पहले तो एक स्पिरिट चाहिए, आप बीकर चाहिए, साथ में कोई बर्नर चाहिए, वाटर भी चाहिए, साथ में एक वॉच ग्लास चाहिए एंड साथ में दोस्तों आयोडीन सॉल्यूशन की भी हमें ज़रूरत होगी। तो चलिए अब देखते हैं हमें इस एक्टिविटी को कैसे करना है। Take a leaf in a test tube and pour spirit to completely immerse the leaf. Now place the test tube in a beaker half filled with water। तो दोस्तों इसके अंदर हमें बोलता है कि आप एक काम कीजिए, एक लीफ लीजिए, उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दीजिए। जो आपका स्पिरिट होता है ना, एक टाइप का सॉल्यूशन टाइप होता है, तो आप उसको भी इसी के अंदर डाल दीजिए और फिर क्या कीजिए, एक बीकर लीजिए, उसके अंदर थोड़ा पानी भरिए और फिर इस टेस्ट ट्यूब को इसके अंदर डाल दीजिए जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। Heat the beaker till all the green color from the leaves come out into spirit in the test tube. Take out the leaf carefully and wash it in the water. Place it in on a watch glass and pour some iodine solution over it। तो बच्चों इसके अंदर हमें यही बात बोलता है कि फिर आप एक काम कीजिए, इसे हीट कीजिए और तब तक हीट कीजिए जब तक इसका ग्रीन कलर इससे छूट नहीं जाता। और ग्रीन कलर छूटने के बाद आप इस लीफ को बाहर निकालिए और फिर इसे पानी से वॉश कर दीजिए। और वॉश करने के बाद आप इसे वॉच ग्लास पे डालिए और उसके ऊपर कुछ आयोडीन सॉल्यूशन डाल दीजिए। तो चलिए अब देखते हैं इससे हमें क्या सीखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले हमारे पास यहाँ पर एक नोट गिवन है जिसके अंदर हमें कुछ बातें बताई गई हैं, तो चलिए पहले उन्हें भी देख लेते हैं। Since the activity involves the use of spirit and heating, it advised that is demonstrated by the teacher in the class. What do you observe? Compare your observations with those done in chapter 2. When you test food for presence of different nutrients, does this mean that the leaf has starch in it? तो दोस्तों इसके अंदर हमें यही बात बोलता है कि आप एक काम कीजिए, इस प्रोसेस को करते टाइम अपने टीचर या फिर अपने किसी एल्डर को अपने पास ज़रूर रखिए, क्योंकि आप इसके अंदर स्पिरिट भी यूज़ कर रहे हैं और साथ में इसको हीटिंग भी दे रही हैं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। और साथ में दोस्तों जो आप ये एक्टिविटी कर रही हैं इसे अपने चैप्टर 2 की एक्टिविटी से कंपेयर करके देखिए, क्योंकि हमने उसमें डिफरेंट फूड्स को टेस्ट किया था कि किसके अंदर क्या चीज़ें हैं। तो अब देखिए कि हमारी लीव्स के अंदर स्टार्च हैं या फिर नहीं है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। In chapter 2, we saw that a slice of raw potato also shows that the presence of starch. Potatoes get the starch from their leaves and store it. Leaves prepare their food in the presence of sunlight and a green color substance present in them. For this they also use water and carbon dioxide। तो दोस्तों इसके बाद हमें बोलता है कि जैसे हमने अपने चैप्टर 2 के अंदर देखा था कि जो हमारा पोटैटो यानी आलू होता है तो उसके अंदर स्टार्च होता है, तो वो अपने स्टार्च को इन लीव्स के पास से ही लेता है। और दोस्तों जो हमारी लीव्स होती हैं ये अपने खाना बनाती हैं, अपनी जो मिट्टी होती है उससे मिनरल्स लेके, साथ में पानी भी लेके, साथ में सनलाइट भी लेके। और दोस्तों जो इनके अंदर ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है वो इनकी हेल्प करता है इनके फूड को बनाने के लिए। उसके लिए दोस्तों ये कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज़ करती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो दोस्तों इसी प्रोसेस को हम अपना फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जिससे कि लीव्स अपना खाना बनाती हैं और प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को सप्लाई करती हैं। Oxygen is given out in this process. The food prepared by leaves ultimately gets stored in different part of the plants। तो दोस्तों जो हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए फूड बना था ये प्लांट्स के अलग अलग पार्ट में जाकर स्टोर हो जाता है और बाद में हमें ऑक्सीजन प्लांट से मिल जाती है। We have seen that the stem supply leaf with water. The leaf uses the water to make food. The leaves also lose water through transpirations. How do the stem and leaves get water? That is where the roots come in। तो दोस्तों इसके अंदर हमें बोलता है कि अब तक हमने देखा कि जो हमारी स्टेम होती है वो क्या करती है, हमारी मिट्टी से, मतलब कि जो स्टेम होती है वो हमारे वाटर और मिनरल्स को लीव तक पहुंचाती हैं और फिर लीव्स क्या करती हैं, उनसे खाना बनाती हैं सनलाइट की रोशनी में, साथ में ट्रांसपिरेशन भी करती हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं जिसकी ज़रूरत हमें होती है। तो दोस्तों अब आता है हमारी रूट्स का काम, जो कि स्टेम को वाटर और मिनरल प्रोवाइड करती हैं। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो कि है रूट्स। Look at figure 7.13. What do you think is watering their plants correctly? पहेली और बोझो। Why?
तो दोस्तों आपके यहाँ पे बोला गया है कि आप एक काम कीजिए, इन दोनों को देखिए और बताइए कौन सा अपने प्लांट्स को अच्छे से पानी दे रहा है। तो यहाँ पर बोजो तो लीव्स के ऊपर पानी डाल रहा है और जो पहेली है वो रूट्स के ऊपर पानी डाल रही है। तो पहेली पानी सही तरीके से दे रही है क्योंकि दोस्तों हमारी जो रूट्स होती हैं वही पानी को ऑब्जर्व करके स्टेम तक पहुँचाती हैं। Which part of the plant is in the soil? Let us learn more about this part from the following activities. तो दोस्तों हमारा कौन सा पार्ट ऐसा होता है जो कि मिट्टी के अंदर होता है, तो चलिए उसे जानते हैं इन एक्टिविटीज़ के जरिए। तो सबसे पहले पास एक्टिविटी 6, you would require 2 pots, some soil, खुरपी, blade और a pair of scissors and water. This activity is done in group of 4 or 5 students. तो दोस्तों इसके अंदर में बोलता है कि आपको इस एक्टिविटी को करने के लिए थोड़ी मिट्टी चाहिएगी, साथ में 2 आपके गमले चाहिएंगे, साथ में आपको खुरपी चाहिएगी मतलब कि खोदने के लिए जो हमारा होता है मिट्टी को, साथ में ब्लेड भी चाहिएगा, साथ में आपको 2 कैंची चाहिएंगी और पानी चाहिएगा। और आप 4-5 स्टूडेंट मिलके काम करना जिससे कि आप इसे ईजिली कर पाएँ और जल्दी भी कर पाएँ। तो देखते हैं इस एक्टिविटी को। तो दोस्तों यहाँ पर फिगर के अंदर हमें दिखाया भी गया, तो आप इसे भी देखते रहना साथ साथ में। सिलेक्ट 2 प्लांट्स ऑफ सेम काइंड फ्रॉम 1 ग्राउंड एंड डिग देम ऑन विद रूट्स। तो दोस्तों अब हमें बोलता है कि आप एक काम कीजिए, Select 2 plants of same kind from an open ground and dig them out with roots. Take care their roots do not break. Plant one of them in pot 1. Cut off the roots from the other plants and plant it in pot B. Water them regularly. Observe the plants after a week. Are both plants healthy? तो दोस्तों इसके अंदर हमें बोलता है कि आप 2 प्लांट्स लीजिए, उन्हें एक ही ग्राउंड से निकालिए उनकी रूटों के समेत। साथ में आपको ध्यान रखना है कि उनकी जड़ें टूटना नहीं चाहिए। फिर आप एक काम कीजिए, उनमें से किसी एक प्लांट को एक पॉट के अंदर रख दीजिए उसकी जड़ों के साथ में, जैसे कि यहाँ पर पॉट ए के अंदर रखा गया है। जबकि आपको पॉट बी के साथ क्या करना है, उसकी जड़ों को काट के फिर उसे रखना है। बोथ दी प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली बट वन इज़ विदाउट रूट इज़ नॉट इट। तो दोस्तों फिर क्या होगा, आप इन दोनों को पानी देते रहना रेगुलरली 1 वीक तक। फिर 1 वीक के बाद आप देखना तो आप पाएंगे कि आपका एक प्लांट तो हेल्दी ग्रो कर रहा है और एक बिल्कुल ग्रो ही नहीं कर रहा है या फिर बिल्कुल ख़राब होता जा रहा है दिन पर दिन। डज़ दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट्स। तो क्या आपको इससे समझ में आया कि हमारी जो रूट्स होती हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं प्लांट के लिए। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ रूट। तो चलिए एक एक्टिविटी और करते हैं हमारी जड़ों का एक फंक्शन और समझने के लिए। तो अब बारी आती है एक्टिविटी 7 की। वी वुड रिक्वायर्ड सीड ऑफ ग्राम, मेज, कॉटन वूल, कटोरी एंड सम वाटर। तो दोस्तों आपको इस एक्टिविटी को करने के लिए 2 कटोरी चाहिए होंगी मतलब कि बाउल, साथ में आपको कॉटन वूल यानी आपकी रुई चाहिए होगी, साथ में दोस्तों मेज और ग्राम। ग्राम मतलब दोस्तों आप चने वगैरह ले सकते हैं, मेज दोस्तों आपका मक्का होता है। टेक 2 कटोरी, प्लेस सम वेट कॉटन इन देम। तो आप 2 कटोरी लीजिए और उनके अंदर थोड़ी बहुत गीली रुई डाल दीजिए। Put 3 or 4 seeds of gram on one and maize in another. Keep the cotton wet by sprinkling water every day until the sprout have grown into young plants. After a week, try to separate the young plants from the cotton. तो दोस्तों इसके अंदर हमें बोलता है कि आप एक काम कीजिए, फिर उन दोनों में से किसी एक कटोरी के अंदर तो आपके ग्राम डाल दीजिए, एक के अंदर आपकी मेज डाल दीजिए। साथ में आपने कॉटन पहले डाल ही रखी थी। आपकी कॉटन सूखे ना उसके लिए आप डेली उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते रहिए। और फिर दोस्तों आप कुछ टाइम के बाद उन्हें सेपरेट, जब आपके मतलब कि सीड्स हैं ना जो स्प्राउट हो जाए, मतलब कि थोड़े बहुत इनसे प्लांट निकलना स्टार्ट हो जाए, उसके बाद आप उन्हें अलग अलग करने की कॉटन से कोशिश करना। तो आप क्या पाएंगे, Was it easy to separate the cotton from the roots? Why? In activity 6, we could not pull out the plants from the soil, right? We dug them out. This is because roots help in holding the plant firmly to the soil. तो बच्चों आपको क्या लगता है कि उनको सेपरेट करना इजी होगा? साथ में दोस्तों हमने जो अपनी एक्टिविटी 6 के अंदर डिस्कस किया था, तो हमने क्या किया था, बाद में उनको पोट्स में लगाने के बाद हमने उन्हें बाहर निकाल के नहीं देखा, क्योंकि दोस्तों जो हमारी रूट्स होती हैं वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, ये तो हमने उससे समझ लिया था। दे एंचर द प्लांट टू द सोइल, बिकॉज ये जो हमारी रूट्स होती हैं ना ये प्लांट को सोइल से पकड़े रखती हैं। You have seen there are different kind of stems and leaves. Does the roots are also have a variety? Let us find out. तो दोस्तों आपने देखा कि हमारे अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग लीव्स होती हैं, अलग अलग स्टेम्स होती हैं, तो क्या हमारी रूट्स के अंदर भी वैरायटी होती है? तो इसके लिए हमारे पास एक्टिविटी 8 गिवन है, तो चलिए इसे डिस्कस करके देखते हैं।
Study figure 7.16a and b carefully. Now look at the roots of gram plants you have pulled out from the cotton in the previous activity. Do they look like the roots shown in figure 7.16a or those in figure 17.16b? How does the roots of maize plants write the gram or maize in the blank space in the figure after matching the roots with the figures? तो दोस्तों इसके अंदर हमें यही बात समझाना चाहता है कि आप एक काम कीजिए। तो दोस्तों इसके अंदर हमें सिर्फ इतना ही बोलता है कि जो हमने अपनी इससे पहले वाली एक्टिविटी की थी आप उससे इन दोनों फिगर्स को कंपेयर कीजिए और साथ में दोस्तों यहाँ पर इन फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल कर दीजिए। तो ये आप जरूर कर लेंगे अगर आप उस एक्टिविटी को ध्यान से करेंगे तो। इन वट वेज आर द रूट्स ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर? इन वट वेज आर दे डिफरेंट? देयर सीन्स टू बी टू डिफरेंट टाइप ऑफ रूट, इज नॉट इट? आर देयर ऑल्सो अदर टाइप्स ऑफ रूट? लेट अस फाइंड आउट। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये दोनों जो रूट्स हैं एक दूसरे से किस चीज़ के अंदर अलग हैं? और साथ में दोस्तों ऐसे ही हमारे रूट्स की और भी टाइप होती हैं, तो चलिए उन्हें स्टडी कर लेते हैं। इसके लिए हमारे पास एक्टिविटी 9 गिवन है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो बच्चों अब हमारे पास है एक्टिविटी 9। Go to an open ground where many wild plants are growing. Dig out a few, wash the soil of the roots and observe them. Do you find that all of them have either the kind of root shown in figures? For the roots of kind shown in figure A, the main roots is called tap roots and the smaller roots are called lateral roots. Plants with roots are shown in B do not have a main root. All the roots similar and these are called fibrous roots. तो बच्चों इस सभी के अंदर हमें यही बात समझाना चाहता है कि आप एक काम कीजिए, अपने आसपास किसी भी खाली यार्ड में या लॉन में या फिर खाली जगह जाकर वहाँ पर जो अनवांटेड प्लांट्स मतलब कि जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती वो उगे हुए होते हैं, तो आप जाके उन्हें उखाड़िए और उनकी जो रूट्स होती हैं उनको देखिए क्या आपको उनकी रूट्स ऐसी या ऐसी दिखाई देती हैं। अगर आपको उनकी रूट्स ऐसी दिखाई देती हैं तो जो इनके अंदर हमारी मेन रूट होती है उसे हम बोलते हैं टैप रूट, और साइड में जो हमारी निकली होती हैं इसे हम बोलते हैं लेटरल रूट्स। और दोस्तों जैसे हमारी ऐसी रूट्स होती हैं उनको बोलते हैं हम फाइब्रस रूट्स, क्योंकि हमारी फाइबर्स यानी हमारे रेशो की तरह होती हैं। तो चलिए अब आगे स्टडी करके देखते हैं। Separate the plants you have collected into groups. In group A, put those have tap roots and in group B, those have fibrous roots. Look at the leaves of the plant in group A. What kind of venations do they have? What kind of venation on do you see for the plants of group B? तो दोस्तों इसके अंदर हमें बोलता है कि आप एक काम कीजिए, आपने रूट्स को देखने के बाद आप उन प्लांट्स की लीव्स के वेनेशन को देखिए। तो क्या आपको इनके बीच में कोई रिलेशन दिखाई देता है वेनेशन के और रूट्स के बीच में? तो आप उसे ऑब्जर्व करिए। बोजो हैज़ अ ब्रिलियंट आइडिया। If he wants to know what kind of roots a plant has, he need not to pull it out, he just have to look its leaves. तो दोस्तों यहाँ से बोजो को एक अच्छा आइडिया मिल गया। अब वो सिर्फ लीव्स को देख के बता सकता है कि इस प्लांट्स की रूट्स कैसी होंगी। तो दोस्तों आप भी ये सब बातें बता सकते हैं क्योंकि अब आपने भी इनके बीच का रिलेशन समझ लिया है। Do you notice that leaf venation and the types of root in a plant are related in a very interesting way? In table 7.2, can you match the type of leaf venation and the type of roots of some plants you have studied in all the activities so far? तो दोस्तों इसके अंदर हमें बोलता है कि अब आप एक काम कीजिए, जो कि आपने कुछ प्लांट्स इस चैप्टर के अंदर पढ़े हैं आप उनको यहाँ पे लिखिए, साथ में उनकी वेनेशन को लिखिए, साथ में उनकी रूट्स को यहाँ पे लिखिए। तो दोस्तों आप इस एक्टिविटी को अच्छे से कर लेना। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। We have learned that roots absorb water and minerals from the soil and the stem conduct these to the leaves and other parts of the plant. The leaves prepare food. This food travels through the stem and is stored in different part of plant. We eat some of these roots like carrot, radish, sweet potato, turnip and tapioca. We also eat many other parts of the plant where food is stored. तो बच्चों इसके अंदर हम सभी को यही बात समझाना चाहता है कि हमें ये तो समझ में आ गया, जो हमारी रूट्स होती हैं वो सोइल से मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, फिर जो हमारी स्टेम होती है उसे लीव्स तक पहुंचाती है, फिर हमारी लीव्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए अपना फूड बनाती है और साथ में उस फूड को अलग अलग पार्ट्स के प्लांट में सप्लाई कर देती है। फिर दोस्तों हम कुछ पार्ट्स
जो होते हैं प्लांट के उनको ऐसे ही खा लेते हैं। जैसे कई बार हम गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं, तो ये हमारी प्लांट्स की रूट होती हैं जिनके अंदर हमारा फूड स्टोर होता है। तो दोस्तों ऐसे क्या आप भी किसी पार्ट के बारे में मुझे बता सकते हैं जो कि आप खाते हैं जिसके अंदर प्लांट का फूड स्टोर होता है? तो चलिए अब आगे देखते हैं। डू यू एग्री दैट स्टेम इज़ लाइक अ स्ट्रीट which two-way traffic? Write the name of material that goes up in the stem and that which come down. तो दोस्तों इससे हमें ये बात समझ में आती है कि जो हमारी स्टेम होती है ना वो उस सड़क की तरह है जहाँ पर हमारी टू वे होते हैं, मतलब गाड़ी इधर से भी जा रही है और गाड़ी इधर से भी आ रही है। तो क्या आप बता सकते हैं कि हमारी स्टेम के अंदर क्या चीज़ें तो ऊपर जाती हैं और क्या नीचे आती हैं? तो जी हाँ दोस्तों, जो हमारे पानी होता है और हमारे मिनरल्स होते हैं वो तो ऊपर जाते हैं लीव्स के पास में, और जो लीव्स से हमारा खाना बन के आता है वो नीचे आता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। इन दी नेक्स्ट सेशन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो चलिए दोस्तों अब अपने फ्लावर्स के बारे में हम स्टडी करते हैं क्योंकि वो भी हमारे प्लांट्स का एक पार्ट होते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लावर। You are shown 3 branches of a rose in figure 7.19 A, B and C. Which one will help you best to recognize the plant? तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 3 फिगर्स दिखाई गई हैं, तो आप इनमें से कौन सी को देख के मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सा प्लांट है? तो हम इसको देख के बता सकते हैं क्योंकि दोस्तों इसके अंदर हमारे फ्लावर हैं जो कि हमें बताते हैं कि ये हमारा रोज़ का प्लांट है। तो दोस्तों आपने देखा जो हमारे फ्लावर्स होते हैं वो हमें प्लांट को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। Which color did you use for the flower in figure 7.19c? Are all the flowers colorful? Have you ever seen flower on grass, wheat, maize, mango or guava? Are those brightly colored? तो दोस्तों अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि जो हमने अपने फिगर सी के अंदर अपना फ्लावर देखा उसका कलर कौन सा था? तो आप मुझे रोज़ का कलर जरूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। और उसके बाद दोस्तों हमें बोलता है क्या कभी आपने जो हमारे वीट होते हैं, मेज होते हैं, मैंगो होते हैं, गवावा होते हैं, उनके ऊपर कभी भी फ्लावर्स देखे हैं? तो चलिए लेट अस स्टडी अ फ्यू फ्लावर्स। तो चलिए अब कुछ फ्लावर्स के बारे में आगे चल के स्टडी करते हैं। व्हेन चूजिंग फ्लावर्स टू स्टडी अवॉइड यूजिंग मैरीगोल्ड, chrysanthemum or sunflower. You will learn in higher classes that they are not single flowers but group of flowers. तो दोस्तों इसके अंदर हमें ये बात बताता है कि जब कभी भी आप फ्लावर्स के बारे में स्टडी करें तो मैरीगोल्ड यानी जो आपका गेंदे का फूल होता है, और कैरिसैंथेमम जो भी ये भी आपका थोड़ा गेंदे जैसा दिखने वाला फूल होता है, साथ में दोस्तों सनफ्लावर जो कि आपको पता ही आपका सूरजमुखी होता है, इनके बारे में हम स्टडी नहीं कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों आप हायर क्लासेस के अंदर अपनी जानेंगे कि ये सिर्फ एक फ्लावर ही नहीं होते, इनके अंदर ग्रुप होता है बहुत बड़ा। तो उसके बारे में आप अपनी बड़ी क्लासेस में स्टडी करेंगे। तो चलिए अब हमारी एक्टिविटी 10 को स्टडी कर लेते हैं। We would require 1 bud and 2 fresh flowers, each of any of the following: datura, china rose, mustard, brinjal, ladyfinger, gulmohar. Also a blade, a glass slide or a sheet of paper and magnifying glass and water. तो दोस्तों इसके अंदर हमें बोलता है कि हमें इस एक्टिविटी को करने के लिए एक तो हमारी बड चाहिए और साथ में 2 हमें बिल्कुल ताज़े के ताज़े फूल चाहिए। वो फूल हमारे या तो धतूरे के होने चाहिए, चाइना रोज़ के होने चाहिए, या मस्टर्ड के होने चाहिए, या ब्रिंजल, या फिर लेडी फिंगर, या फिर गलमोहर के होने चाहिए। साथ में आपको एक ब्लेड भी चाहिएगा, साथ में ग्लास की स्लाइड, एंड साथ में दोस्तों आपको पेपर चाहिएगा, फिर आपका एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी, और साथ में थोड़ा सा पानी। Observe figure 7.20 carefully. Look at the prominent part of the open flower. These are the petals. Different flowers have petals of different colors. तो बच्चों उसके अंदर हमें यही समझाना चाहता है कि जो हमारे फ्लावर होते हैं ना, इसके जो हमारे पत्ते टाइप में होते हैं खुले खुले, इनको हम पेटल्स बोलते हैं। और दोस्तों ये हमारी जो पेटल्स होती हैं इनका कलर अलग अलग होता है अलग अलग फ्लावर्स के लिए। Where do you think the petals are in a close bud? Which is the most prominent part in a bud? Did you see that this part is made of small leaf-like structure? They are called sepals. Take a flower and observe its petal and sepals. Now answer the following questions. तो बच्चों इसके अंदर हमें यही बात समझाना चाहता है कि जो हमारी ये पेटल्स होती हैं ना, ये ग्रीन ग्रीन पार्ट से कवर होती हैं, तो इसे हम सेपल्स बोलते हैं। और दोस्तों आप एक बड लीजिए और एक फ्लावर लीजिए और उन्हें ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर करना। हाउ मैनी सेपल्स डज इट हैव? आर दे जॉइंट टुगेदर? तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि हमारा जो ये बड है इसकी कितनी हमारी सेपल्स हैं और ये क्या एक दूसरे से हमारी जुड़ी हुई हैं। हाउ मैनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव? तो दोस्तों जो हमारा ये फ्लावर है इसकी कितनी पेटल्स हैं, और साथ में आर दे जॉइंट टू वन अनदर और दे सेपरेट? क्या ये दूसरे से जुड़ी हुई हैं या फिर अलग अलग हैं।
डू द फ्लावर्स विद जॉइंट सेपल्स हैव पेटल्स हैव अ सेपरेट और आर दे ऑल्सो जॉइंट टूगेदर। तो बच्चों इसके अंदर आपसे भी से वो क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारे फ्लावर्स होते हैं जिनकी हमारी जो सेपल्स होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, तो क्या उनकी जो ये पेटल्स होती हैं वो भी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। फिल द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द whole क्लास। एड ऑब्जर्वेशंस टू दिस टेबल फ्रॉम अ फील्ड ट्रिप टू अ लोकेलिटी वेयर देयर आर प्लांट्स विद फ्लावर्स। फिल द लास्ट टू कॉलम लेटर। तो दोस्तों अब हमें बोलता है कि हमारे पास ये टेबल गिवन है, आपको इसे तब फिल करना है जब आप अपने स्कूल टीचर के साथ या फिर कहीं अपने दोस्तों के साथ किसी खेत वगैरह में या कहीं और गार्डन वगैरह में जाके आए जहाँ पर बहुत सारे फूल लगे हों। आप उन्हें देखें, अपनी ऑब्जर्वेशन नोट करें और फिर इस टेबल के अंदर फिल करें। तो आप इसे खुद से कर लेना। तो चलिए अब आगे स्टडी करके देखते हैं। To see the inner parts of the flower clearly, you have to cut it open. If its petals are joined, for example in dhatura and other bell-shaped flowers, the petal have to be cut lengthwise and spread out so that the inner part can be seen clearly. तो दोस्तों इसके अंदर हमें बताते हुए वो बोलता है कि जो हमारे बेल शेप्ड फ्लावर होते हैं या फिर वो फ्लावर जिनकी हमारी पेटल्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, हमें उनके अंदर पार्ट्स को क्लियरली देखने के लिए उन्हें कट करना पड़ता है। और उन्हें काटने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे मानिए ये हमारा ब्लेड है तो हमें इसे सीधा चलाना है, मतलब कि हमारा जो ये फ्लावर है ना इसको सीधा काटना है बिल्कुल। तो चलिए अब आगे स्टडी करके देखते हैं क्या लिखा है। Remove the sepals and petals to see other parts. Study the figure 7.22 carefully. Compare your flower with the illustration. Identify the stamens and pistils in your flower. तो दोस्तों इसके अंदर हमें बोलता है कि जब आप फ्लावर को काट देंगे तो वो आपको ऐसा दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों जो हमारा फ्लावर होता है उसका जो हमारा ये येलो येलो पार्ट होता है ना, और इसका जो ऊपर ऊपर होता है इसको हम बोलते हैं एंथर। आगे मैं आपको उसका डिटेल डायग्राम भी दिखाऊंगा, बट अभी के लिए आप इसको इतना समझ लीजिए। और दोस्तों जो हमारा ये पूरा होता है ना, मतलब कि ऊपर का पार्ट और ये नीचे का, इस पूरे को हम मिलके बोलते हैं स्टेमन। और साथ में दोस्तों जो हमारा इन मतलब कि जो हमारे ये स्टेमन्स के बीच में एक पार्ट होता है, मतलब कि हमारा ये बीच का, इसे हम बोलते हैं पिस्टिल। Look at figure 7.23 carefully. It shows different kind of stamen present in different flowers. Can you recognize the two part of the stamens in your flower? How many stamens are there in your flower? Draw one stamen and label its parts. तो दोस्तों इसके अंदर हमें समझाते हुए ये बोलता है कि जो हमारी ये स्टेमन्स होती हैं ये अलग अलग प्लांट्स के अंदर अलग अलग टाइप की होती हैं। और ऐसे ही दोस्तों जो इनके नंबर होते हैं वो भी अलग अलग फ्लावर के साथ अलग अलग वेरी करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास स्टेमन का बड़ा डायग्राम दिखाया गया है, तो इसके अंदर जो हमारे ऊपर का पार्ट होता है इसे तो बोलते हैं हम एंथर, और जो हमारी स्टिक होती है इसे हम बोलते हैं फिलामेंट। और ऐसे ही दोस्तों हमारे पास यहाँ पर पिस्टिल का भी डायग्राम दिखाया गया है। इसके अंदर जो हमारे नीचे का पार्ट होता है इसे तो बोलते हैं हम ओवेरी। जो बीच का पार्ट होता है ये होता है हमारा स्टाइल, और जो ऊपर का होता है इसे हम बोलते हैं स्टिग्मा। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टिल। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बताया भी गया है कि जो हमारे प्लांट का ये इनर मोस्ट पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं पिस्टिल। इफ़ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली, रिमूव द रिमेनिंग स्टेम एंड आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द पिस्टिल विद द हेल्प ऑफ फिगर एंड ड्रा अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द पिस्टिल ऑफ योर फ्लावर। तो दोस्तों इसके अंदर हमें बस यही बात बताता है कि हम इस पिस्टिल के डायग्राम को देखें और उसे ध्यान से समझें। तो चलिए अब आगे स्टडी करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। Activity 11. Let us now study the structure of ovary. It is the lowermost and swollen part of the pistil. We will cut this part to study what is inside. Look at figure 7.25a and B carefully to understand how to cut the ovary of the flower. तो दोस्तों उसके बाद हमें बोलता है कि जो हमारी पिस्टिल होती है उसके सबसे अंदर का पार्ट होता है हमारा ओवेरी। तो चलिए उसे स्टडी करने के लिए हम उसे दो तरीक़ों से काटते हैं। एक तो ऐसे सीधा काटते हैं, दूसरा उसे ऐसे साइड से काटते हैं। कट द ओवेरी इन टू डिफरेंट वेज एज शोन इन फिगर टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग। पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ईच ऑफ द टू पीसेज ऑफ द ओवेरी यू हैव कट। तो दोस्तों इसके अंदर हमें यही बोलता है कि जैसा यहाँ पर दिखाया गया है ऐसे आप अपनी ओवेरी को काट लीजिए और साथ में उसके ऊपर 2-3 पानी की बूंदें डाल दीजिए, जिससे कि आपकी ओवेरी सूखे नहीं, वो ड्राई मत नहीं हो और वो आपकी वेट ही रहे। Observe the inner part of the ovary using a lens. Do you see some of the small beads-like structure inside the ovary? These are called the ovules. तो दोस्तों अब हमें समझाते हुए ये बोलता है कि ओवेरी को काटने के बाद आप एक काम कीजिए,
Observe the inner part of the ovary using a lens. Do you see some small beads-like structures inside the ovary? They are called ovules. Draw and label the inner part of the ovary in your notebook. तो दोस्तों इसके अंदर वो हमें समझाते हुए बोलता है कि अब आप एक लेंस लीजिए और ओवरी के कटे हुए पार्ट को उसके अंदर से देखिए। तो आपको ऐसे बीड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, इन्हें हम ओव्यूल्स बोलते हैं। और आप अब एक काम कीजिए, इस डायग्राम को अपनी नोटबुक के अंदर बनाइए और साथ में उसे लेबल भी कीजिए। ट्राई टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एज मैनी फ्लावर्स एज यू कैन बाय आस्किंग द गार्डनर और एनी अदर पर्सन। रिमेंबर नॉट टू पल्क मोर फ्लावर्स देन यू नीड बेस्ड ऑन यू वट यू हैव फिल्ड इन टेबल 7.3। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो दोस्तों जो आपने अभी तक अपने टेबल्स के अंदर फिल किया उनके बेस पे इन क्वेश्चंस के आप आंसर दीजिए। डू ऑल दी फ्लावर्स हैव सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टिल। क्या दोस्तों हमारे सभी फ्लावर्स के पास सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टिल्स होते हैं? तो आप मुझे इसका जवाब जरूर देना नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। आर दीज फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव और मोर ऑफ दीज आर देयर फ्लावर्स विच हैव पार्ट्स ऑफ अदर दैन दीज। तो दोस्तों उसके बाद हमें ये बात समझाते हुए बोलता है कि आप उन फ्लावर्स के बारे में भी बताइए जिनके पास ये पार्ट्स नहीं हैं, और कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में भी बताइए जिनके पास इनके अलावा कुछ और ही पार्ट है। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज़ नो डिफरेंट बिटवीन सेपल्स एंड पेटल्स। क्या दोस्तों आपको कोई ऐसा फ्लावर भी मिला जिसके अंदर डिफरेंस ही नहीं कर पाते हम सेपल्स और पेटल्स के बीच में। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर इन विच द नंबर ऑफ स्टेमन इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पेटल्स। क्या दोस्तों आपको कोई ऐसा फ्लावर मिला जिसके अंदर स्टेमन्स और जो हमारी पेटल्स होती हैं इनका नंबर अलग अलग है। डू यू नाउ agree that the structure of the flower is not always the same. The number of sepal, petal, stamen and pistils may also be different in different flowers. Some of these parts may even be absent at times. तो बच्चों इससे मेनली हमें यही बात समझाना चाहता है कि जो हमारे अलग अलग प्लांट होते हैं उनके अलग अलग फ्लावर्स होते हैं। और दोस्तों जो हमारे फ्लावर्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, उनके स्टेमन के नंबर अलग होते हैं, उनके सेपल, पेटल्स अलग अलग होते हैं। ऐसे दोस्तों उनकी जो पिस्टिल होती है वो होती है, किसी की नहीं होती है, कि वो बिल्कुल अलग होते हैं। We have studied some features and functions of leaves, stem and roots. We studied the structure of flower. We will learn about the function of flower in higher classes. We will also learn about the फ्रूट्स इन हायर क्लासेस। तो दोस्तों जो हमारी आगे की स्टडीज़ है कि हमारे फ्रूट कैसे बनते हैं और हमारे जो फ्लावर होते हैं आगे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, उसके बारे में हम अपनी बड़ी क्लासेस मतलब कि हायर क्लासेस के अंदर स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इस चैप्टर में इतना ही था। तो चलिए जल्दी से चैप्टर को समराइज़ कर लेते हैं। Plants are usually grouped into herb, shrubs and tree based on their height, nature of stem and branches। तो दोस्तों हम अपने प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप के अंदर रख सकते हैं हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज के, उनकी हाइट, नेचर ऑफ स्टेम एंड ब्रांचेस को देखते हुए। यहाँ पे हमने दो चीज़ें और स्टडी की थी, एक थे क्रीपर्स, एक थे हमारे क्लाइंबर्स। द स्टेम बियर्स लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो दोस्तों जो हमारा तना होता है उसी के ऊपर हमारे पत्ते लगते हैं, उसी के ऊपर हमारे फ्लावर लगते हैं, उसी के ऊपर हमारे फ्रूट्स लगते हैं। लीफ यूजुअली हैज़ अ पेटियोल एंड लैमिना। तो दोस्तों जो हमारी लीफ होती है, हमारे पत्ते होते हैं, वो हमारी ब्रांच से पेटियोल के साथ अटैच होती है। साथ में जो उसका ग्रीन पार्ट होता है हम उसे लैमिना बोलते हैं। द पैटर्न ऑफ वेन ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। इट कैन बी रेटिकुलेट और पैरेलल। तो दोस्तों जो हमारी लीफ होती है ना, उसके अंदर जो उसकी वेन्स का पैटर्न होता है उसे हम वेनेशन बोलते हैं। साथ ही दोस्तों वो हमारा रेटिकुलेट भी हो सकता है और पैरेलल भी हो सकता है। लीव्स गिव आउट वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो दोस्तों जो हमारे पत्ते होते हैं वो अपने पानी को ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के जरिए बाहर निकाल देते हैं। ग्रीन लीव्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो दोस्तों जो हमारे हरे पत्ते होते हैं वो सनलाइट और दोस्तों हमारे जो वाटर होता है उन दोनों को मिलाकर अपना फूड बना लेते हैं। Roots absorb water and minerals from the soils. They also anchor the plant firmly in the soil। तो दोस्तों जो हमारे रूट्स होती हैं यानी हमारी जड़ें होती हैं वो हमारे प्लांट को पकड़े रखती हैं ज़मीन के ऊपर, उसे उखड़ने नहीं देती, और साथ में दोस्तों वाटर और मिनरल हमारे प्लांट को सप्लाई करती रहती हैं। रूट्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट्स। तो दोस्तों जो हमारी रूट्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक तो होती हैं टैप रूट्स, एक होती हैं फाइब्रस रूट्स।
Plants having leaves with reticulate venations have tap roots while plants having leaves with parallel venation have fibrous roots। तो दोस्तों ये भी हमने स्टडी किया था कि जो हमारे प्लांट्स हैं जिनकी लीव्स हमारी रेटिकुलेट हैं उनकी जो हमारी रूट्स होंगी वो तो होंगी टैप रूट्स, और जो हमारे प्लांट्स हैं जिनकी हमारी जो लीव्स के अंदर वेनेशन है वो हमारी पैरेलल है तो उनकी हमारी जो रूट्स रहेंगी वो रहेंगी फाइब्रस। द स्टेम कंडक्ट वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स एंड फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो दोस्तों जो हमारे तने होते हैं वो क्या करते हैं, नीचे से पानी और मिनरल को हमारी लीव्स तक पहुंचाते हैं और जो लीव्स हमारी फूड बनाती हैं उसको प्लांट के अलग पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। द पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टल। तो दोस्तों जो हमारे फ्लावर्स के पार्ट होते हैं वो होते हैं सेपल, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप जाके जरूर से कर लेना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिए एंड यार 17,000 से भी ज़्यादा दोस्तों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, सो आप भी देर मत कीजिए, जल्दी सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को फैला दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें अपने मन की बात लिख के जरूर बताइए एंड से बाय हार्ट आई एम द स्टूडेंट ऑफ बापू क्लासेस।